गुड मॉर्निंग 8th क्लास। सुप्रभातम। आज तक हमने मासिक परीक्षा से पहले हम संस्कृत विषय में व्याकरण विषय को पढ़े हैं। व्याकरण विषय को पढ़े थे हम। आज भी हम व्याकरण में संधि पढ़ेंगे। संधि व्याकरण विषय में ही हम क्या पढ़ेंगे? संधि पढ़ेंगे। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है, संधि पढ़ेंगे। संधि का अर्थ संधि ही ये है संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत में संधि का अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है, हमने हिंदी में भी संधि पढ़ी है। थोड़ा हमारी संस्कृत में जो संधि होती है थोड़ा उसमें बदलाव हो जाता है। ठीक है, तो हम परिभाषा पढ़ते हैं संधि की। जब दो वर्ण समीप होते हैं, जब दो वर्ण पास पास अर्थात समीप होते हैं तो उनके मेल से शब्द में जो विकार परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अर्थात जब दो वर्ण क्या आते हैं? पास पास आते हैं, समीप आते हैं, तो उनके मेल से शब्द में जो विकार परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको समझाया है यहाँ पे योग प्लस अभ्यासः। ठीक है, योगा अभ्यासः, जैसे आपको यहाँ पे संधि दी गई है और यहाँ पे आपको विच्छेद करके दी गई है। जो मैं आपको संधि पढ़ा रही हूँ अष्टम कक्षा, वो आपकी आमोदनी के पीछे जितना भी हमारा व्याकरण का भाग है उसी से आपको ये संधि पढ़ाई जा रही है। आपको विस्तृत संधि हम अपने नवम कक्षा से पढ़ेंगे, लेकिन जितनी आपके पास जितना हमारा सिलेबस में है उतनी संधि आपको पीछे दी गई है। आमोदनी की पाठ्यपुस्तक के पीछे आपको संधि दी गई है, उसको हम जानते हैं, उतना हम पढ़ेंगे 8th क्लास में। ठीक है, अष्टम में। तो पहले तो हमने संधि की परिभाषा देख ली कि जब दो वर्ण समीप आते हैं तो उनके मेल से शब्द में जो विकार परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। जैसे आपको दिया गया है, नीचे एक संधि दी गई है जिसका आपको विच्छेद करके दिया है। जैसे योगाभ्यासः दिया है, योग प्लस अभ्यासः। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम संधि कितने प्रकार की होती है। सामान्यतः संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, संस्कृत में संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। जैसे स्वर संधि, पहला क्या है? स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि को हम संस्कृत में कहते हैं अच संधि। ठीक है, स्वर संधि को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? अच संधि ही। दूसरी आती है हमारी व्यंजन संधि ही। ठीक है, व्यंजन संधि को हम संस्कृत में कहते हैं हल संधि ही। क्या कहते हैं? हल संधि ही। तीसरी हमारी आती है विसर्ग संधि। ठीक है, पहला हमारा हो गया स्वर संधि ही जिसको हम अच संधि ही कहते हैं। दूसरा हमारा व्यंजन संधि ही जिसको हम हल संधि भी कहेंगे। तीसरा हो गया हमारा विसर्ग संधि ही। ठीक है, विसर्ग संधि। अब पहला हमारा जो क है स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण मिलने से, स्वर वर्ण अर्थात जो हमारे स्वर हैं, हमें पता होना चाहिए स्वर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो स्वर कौन कौन से हैं ये हमें पहले जानना है। तो स्वर वर्ण के साथ मैंने आपको वर्ण बताए हैं, है ना, स्वर बताया, व्यंजन बताया है। तो स्वर संधि ही स्वर वर्ण के साथ। ठीक है, स्वर वर्ण मिलने से, स्वर के साथ स्वर ही मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अर्थात स्वर वर्ण के साथ स्वर का ही मिलना, आगे भी स्वर है पीछे भी स्वर है, दोनों का योग होगा तो वो क्या होगा? स्वर संधि। ठीक है, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण मिलने से जो विकार होता है, जो विकार परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। संस्कृत भाषा में स्वर वर्ण अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ है। ठीक है, संस्कृत भाषा में स्वर वर्ण कितने हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। ये क्या है? हमारे संस्कृत भाषा में स्वर वर्ण है। ठीक है, स्वर संधि में इसका परस्पर मेल होता है। जो हमारी स्वर संधि है इनका उसमें क्या होता है? परस्पर मेल होता है। यहाँ पर कुछ विशेष संधियों का उल्लेख, अर्थात हमारे जो स्वर संधि हैं उसी के भागों को हम अष्टम कक्षा में पढ़ेंगे, ये मान के चलिए। तो ये जो भेद हैं, जैसे पहला है दीर्घ संधि, ये किसका भेद आएगा? स्वर संधि का भेद आएगा, जो हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ लेते हैं दीर्घ संधि किसे कहते हैं। दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, दीर्घ संधि
अब इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः। ठीक है, इसका सूत्र है दीर्घ संधि का। ठीक है, अब यहाँ पता लगेगा आपको कि अक, जितने भी अ से अक प्रत्याहार जब हम बनाते हैं ना माहेश्वर सूत्र के अनुसार, तो वहाँ पे अक प्रत्याहार आता है। इसके अंदर कितने वर्ण आते हैं, तो उन्हीं वर्णों को हम किस में लेते हैं, दीर्घ संधि में लेते हैं। अब देख लीजिए, इसका सूत्र हो गया हमारा दीर्घ संधि का सूत्र अकः सवर्णे दीर्घ। इसकी परिभाषा है दीर्घ संधि की, यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। ठीक है, ह्रस्व का अर्थ क्या होता है, छोटा। ठीक है, दीर्घ अर्थात बड़ा। ठीक है, दीर्घ का अर्थ हो गया बड़ा। यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री, री के बाद, इनके बाद कह रहा है, ह्रस्व या दीर्घ छोटे या बड़ा के बाद अ, ई, उ, री, री के बाद सवर्ण अर्थात समान वर्ण, इनके बाद समान वर्ण सवर्ण स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः आ, ई, उ, री, ली हो जाता है। ठीक है, अब कैसे होता है, पहले हम नियम जान ले यहाँ। जैसे अ और आ, ई और ई, ठीक है, उ और उ, री और री आपस में सवर्ण है, आपस में क्या है, सवर्ण, और आ समान है, ई और ई क्या है, समान है, उ और उ समान है, और री आपस में क्या है, सवर्ण है, समान वर्ण है। आपको समझ आ जाएगा। यहाँ एक संधि विच्छेद समझाती हूँ। जैसे है, पहला दिया है मुरारी ही, क्या दिया है, मुरारी ही, मुरारी शब्द दिया है, मुरारी ही विसर्ग है, मुरारी ही पढ़ेंगे। ठीक है, मुरारी में संधि विच्छेद क्या हुई है, मुर धन अरी हुआ है, मुर प्लस अरी। मु रौ के बाद क्या उच्चारण होता है, अ, यहाँ क्या है, अ, दोनों का जब अ और अ मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, आ, क्या बन जाएगा, आ, अ और अ प्लस अ क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। ठीक है, और क्या बन जाता है, आ। ये क्या है, समान स्वर है, ये क्या है, समान स्वर। जैसे मुर के बाद हम उच्चारण करेंगे मुर, अ आया, फिर अ आया, दोनों को मिला के क्या बना, आ, तो यहाँ क्या बन गया, लोप क्या हो गया, रा। ठीक है, मुरारी ही, मूर्धन अरि ही, संधि विच्छेद क्या है, मुर प्लस अरि ही, मुरारी ही। ठीक हो गया। फिर है दूसरा शब्द, तो हमारा क्या है, दोनों जगह समान स्वर आए ना, तो वो क्या कहलाएगा, दीर्घ संधि कहलाएगी। वो कौन सी संधि कहलाएगी, दीर्घ संधि, जिसमें दोनों ही क्या आएंगे, समान स्वर आएंगे। ये ध्यान देना है, दोनों अगर समान स्वर हम संधि लेते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो दोनों अगर समान स्वर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दीर्घ संधि है। ठीक है, जब ये मिलते हैं तो वहां पे क्या होती है, दीर्घ संधि होती है। दूसरा दिया है जैसे पाठारंभः, पाठारंभः, तो इसकी हम संधि विच्छेद करते हैं, पाठ प्लस आरंभः, पाठ प्लस आरंभ, पाठ अ प्लस आ, दोनों को मिला करके भी क्या होगा, आ ही होगा। पूरी संधि क्या हो जाएगी, पाठारंभः, पाठारंभः, पाठ प्लस आरंभः अर्थात पाठारंभः। ठीक हो गया, दोनों समान वर्ण है ना, तो इसका मतलब ये भी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। ठीक है, वैसे ही दक्षिणयानम, दक्षिण प्लस आयनम। ठीक है, दक्षिण प्लस आयनम, दक्षिण अ फिर अ, दोनों को मिला करके आ, दक्षिणा बना यहाँ पे यनम, दक्षिणायन। ठीक है, फिर दिया है स्वराज्य आंदोलनम, स्वराज्य प्लस आंदोलनम, स्वराज्य अ प्लस आ, दोनों को मिला के क्या बना, आ, तो यहाँ पे राज्य हो गया ना, तो स्वराज्य आंदोलन, दोनों ही स्वर जहाँ पे मिलेंगे सेम सेम आएंगे तो वहां पे क्या होगा, दीर्घ संधि होगी। दूसरा है कविधन इंद्रः, कवि प्लस इंद्रः, तो कवींद्र जैसे शब्द है, हमने क्या लिया, कवि, ई प्लस ई, दोनों ई आई ना, समान वर्ण आए, ई प्लस ई बराबर बड़ी, तो यहाँ पे बड़ी ही होगी कवींद्र में। यहाँ पे क्या हो गया, कुछ विकार उत्पन्न हो गया ना, मेल से, दोनों के मेल से विकार उत्पन्न हो गया, तो बड़ी ई बन गई, ई और ई को मिला के क्या बना दिया हमने, बड़ी ई थी तो बन गया कवींद्र। ठीक है, वैसे ही मुनीश्वरः है, मुनि ई प्लस ई, दोनों ई को मिला करके बड़ी ई बन गया मुनीश्वर। ठीक हो गया। फिर है भानुदयः, भानु ऊ है, फिर प्लस ऊ है, दोनों ऊ को मिलाकर बड़ा ऊ जो यहाँ लोप हो गया, भानुदयः। ठीक है, भानु प्लस उदय अर्थात भानुदयः। ठीक हो गया। पितृ ऋणम,
पितृ ऋणम, पितृ री आया, री, फिर दोनों री को मिला करके यहाँ पे बड़ी री हो गया जो पितृ में आ गया, पितृ ऋणम। इसी प्रकार से जैसे हम दीर्घ संधि में हमने देखना है कि दोनों स्वर क्या आए, समान आए, यहाँ भी समान यहाँ भी समान, तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। यहाँ देखना है जब हम संधि विच्छेद करते हैं दोनों स्वरों को, चाहे ओ आ हो, चाहे ई हो, चाहे ऊ हो, चाहे री, दोनों अगर समान है तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। जैसे हिमालय है, हिम धन आलय, हिम ओ आता है, आलय है ना। जैसे विद्यालय है, विद्या आलय, ऐसे कितने शब्द होंगे जिसमें दोनों समान आते हैं, वो क्या होगा, दीर्घ संधि। आज हमने क्या समझी, दीर्घ संधि। ठीक है, संधि की परिभाषा डालोगे और इतना आप कॉपी में, व्याकरण की कॉपी में करोगे। दूसरे दिन आपको यण संधि समझाई जाएगी।